हेलो मेरे डियर, तो आप लोग को वेलकम है एक बार फिर से नर्सिंग क्यूज के 10वें नंबर के वीडियो में। इससे पहले 9 वीडियो तक करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर जाकर देखिए, बहुत यूजफुल यह वीडियो सीरीज चल रहा है। प्रत्येक दिन आपको सुबह 6 बजे वीडियो डल जाता है इस चैनल पर। नर्सिंग क्यूज का आज 10वां है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मलेरिया किस रोगाणु द्वारा होता है। रोगाणु का अर्थ होता है जिससे रोग उत्पन्न हो वैसा जीव, उसे रोगाणु कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है HIV, प्लाज्मोडियम, कैंडिडा, माइक्रोबैक्टीरियम। तो जो आपके मलेरिया होता है, ठीक है, डेंगू होता है, ये सब प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। दूसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ESR का पूरा नाम क्या है। ESR का पूरा नाम पूछ रहा है। एक बात समझ लीजिए, ESR बढ़ता है तो व्यक्ति को शरीर में संक्रमण को इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा बढ़ने पर यह कैंसर को भी सूचित करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, पीला रुधिर कणिकाएं एंड एरिथ्रोसाइट सेंडिमेंटेशन रेट। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, एरिथ्रोसाइट सेंडिमेंटेशन रेट। ठीक है, चीज़ों को आप लोग समझ गए। आगे चलिए। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे कहता है कि ब्रेडीपेनिया से आप क्या समझते हैं। ब्रेडीपेनिया से आप क्या समझते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ब्रेडीपेनिया हो, ठीक है, कार्डिपेनिया हो या फिर टेकीपेनिया हो या ब्रेडीपेनिया हो। टेकीपेनिया, सबसे पहले पेनिया का मतलब होता है श्वसन। ठीक है, अगर यहाँ पे कार्डिया रहता तो उसका मतलब होता है हृदय धड़कन। ठीक है, लेकिन पोनिया है, ब्रेडीपोनिया है, तो इसका मतलब श्वसन से रिलेटेड है। तो ब्रेडीपेनिया किस से आप क्या समझते हैं। श्वसन से रिलेटेड है। तो व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होना, व्यक्ति के रिस्पायरेशन रेट समान से अधिक होना, व्यक्ति के रिस्पायरेशन रेट समान से कम होना। ठीक है, एंड लास्ट में जो ऑप्शन है अपना, सांस लेते समय घड़घड़ाहट की आवाज़ आना। तो जो ब्रेडीपेनिया का मतलब होता है मंद श्वसन यानी कम श्वसन। ठीक है, तो व्यक्ति के रिस्पायरेशन रेट अगर समान से कम हो जाता है तो उसे ब्रेडीपेनिया कहेंगे। टेकीपेनिया हम लोग क्या किसे कहते हैं। तो टेकीपोनिया जो होता है वह समान से अधिक श्वसन को, तीव्र श्वसन को टेकीपेनिया कहते हैं। ओके, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड जो हम लोग जानते हैं जिसे आंतरीय ज्वर भी कहते हैं, वह कौन से टेस्ट से पता लगाते हैं। विडाल टेस्ट, ठीक है, मिलार्ड टेस्ट, केन टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट। आपको पता है विडाल टेस्ट से टाइफाइड का पता लगता है, मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी के जाँच के लिए आता है। ठीक है, पाँचवा नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से जॉन्डिस का लक्षण क्या है। ऑप्शन दिया इसमें से पीलिया यानी जॉन्डिस का लक्षण को जो है बताना है। तो त्वचा तथा स्क्लेरा का पीलापन होना, भूख का कम होना, गहरे रंग का मूत्र त्याग होना, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जॉन्डिस में त्वचा पीला भी हो जाता है, भूख भी कम लगता है, गहरे रंग मूत्र जो है पीले रंग का हो जाता है, यानी ऑप्शन डी इनमें से सब सही है। ठीक है, छठा है, जो लोग थियोरिकल पार्ट समझते हैं वो लोग इस सवाल को जवाब आसानी से देंगे। जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको जल को शुद्ध करना हो, प्यूरिफाई करना हो, तो कौन सा केमिकल का यूज करेंगे। लाइम यानी चूना का, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का, या फॉर्मल्डिहाइड का। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्लोरीन 30% क्लोरीन होता है जो जल को शुद्ध करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से एंटीहिस्टामिन ड्रग का उदाहरण कौन सा है। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि एंटीहिस्टामिन जो ड्रग होता है वह क्या करता है। तो आप लोग देखते होइएगा, सर्दी जुखाम जो हो जाता है, एलर्जी, उसमें एंटीहिस्टामिन जो है काम में आता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, डाइफेन हाइड्रामाइन, मेथिल प्रेडनिसोलोन और डेरिफाइलिन। मैं बता दूं, ये जो प्रेडनिसोलोन है यह तो आपका स्टेरॉइड दवा है, डेरिफाइलिन अस्थमा वगैरह के लिए, नाइट्रोग्लिसरीन एंजाइना में, तीव्र चेस्ट पेन में, और ये जो आपके डाइफेन हाइड्रेमाइन है यह आपके आता है एंटीहिस्टामिन में, जो सर्दी जुखाम वगैरह में काम करता है, एलर्जी में। ठीक है, 8 का क्वेश्चन है,
देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? आपको पता होना चाहिए कि 2005 से 6, 2011, 2012 से 14, 2019 पर 10 साल पर जनसंख्या की जाती है, ठीक है। लेकिन जो पिछली जनसंख्या अभी तक 2011 में हुई थी, इसके बाद 2021 में हो जाना चाहिए था, बट अभी तक जनगणना नहीं हुई है, तो 2011 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गेज वाली नीडल का डायमीटर सबसे अधिक होता है? डायमीटर मतलब जैसे नीडल है, ए नीचे का इंजेक्शन है, तो ए मोटाई जहाँ से आपके फ्लूइड वगैरह या जो चीज़ निकलता है इंजेक्शन से, तो मोटाई कितना है इंजेक्शन का, ठीक है, छिद्र कितना बड़ा है, वही डायमीटर को संबोधित कर रहा है। जो जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसमें से ज़्यादा जो है द्रव निकलेगा, तरल निकलेगा। तो वही कथन है कि निम्न में से कौन सी गेज वाली नीडल का डायमीटर सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो 18 गेज वाली, 20 गेज वाली, 23 गेज वाली एंड 25 गेज वाली। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक टेक्निक बता देता हूँ। ऐसा प्रश्न में आपको डायमीटर पूछे ना, सीधा आप जो है दिमाग लगा दीजिएगा कि जिसका गेज सबसे कम, ठीक है, सबसे कम गेज जो होगा उसका जो छिद्र होगा, डायमीटर जो होगा वह सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा गेज का होगा उसका डायमीटर सबसे कम हो। यही कारण होगा, देखते होइएगा कि बच्चा का जो कैनुला वगैरह लगता है वह ज़्यादा गेज का लगता है, ठीक है, ज़्यादा, जबकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए नॉर्मल अगर वयस्क को लगाना हो तो वह 16, 18, 20 में काम चलता है ना। और लेकिन बच्चा के लिए उससे अधिक वाला लगता है, पीला वाला, तो उसका जो है डायमीटर कम रहता है, लेकिन गेज उसका ज़्यादा रहता है। तो इसमें से 18 गेज सबसे कम नंबर में है, लेकिन डायमीटर सबसे ज़्यादा 18 का होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से एनेस्थेटिक एजेंट का क्या कार्य है? एनेस्थेटिक एजेंट का क्या कार्य है? तो एनेस्थेटिक मतलब होता है सूंधपन, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन उत्पन्न करना। वैसा एजेंट जो सेंसेशन बंद करे, सेंसेशन मतलब जो महसूस होता है उसको कम करना, बंद करना, यानी सूंधपन उत्पन्न करना। ये मेडिसिन व्यक्ति में लॉस ऑफ सेंसेशन उत्पन्न करने हेतु उपयोग में लाई जाती है। ये मेडिसिन व्यक्ति में यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है। ये मेडिसिन ब्लड क्लॉट बनने की प्रक्रिया को रोकती है। ये मेडिसिन हाइपरटेंशन के उपचार को प्रयोग में ली जाती है। तो आपको पता हो गया, मैंने बता दिया कि लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब यह सूंधपन, बेहोशी लाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर का है, बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से वैसोडिलेटर मेडिसिन का उदाहरण कौन सा है? वैसोडिलेटर मेडिसिन का उदाहरण कौन सा है? तो वैसोडिलेटर मतलब जो आपके भस्कुलर होता है वहीं का उसको फैलाता है, ठीक है, उसको फैलाने का काम करता है। तो वैसोडिलेटर इसमें से दवाई कौन सा है? देख लीजिए, डल्कोलेक्स, एमिनोफाइलिन, नाइट्रोग्लिसरीन, डाइजापाम, ठीक है। तो कौन सा होगा? आपको पता होना चाहिए कि जिसको चेस्ट पेन होता है एंजाइना में, उसको नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है। और यह नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है कि रक्त वाहिनी को फैलाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो जाता है और चेस्ट पेन कम हो जाता है, ठीक है। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित आईवी द्रव्यों में से सबसे सांद्रित कंसेंट्रेटेड घोल कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। तो हम आपको पहले बताए थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम आपको पहले ही बताए थे कि जिसका सबसे ज़्यादा कम होगा मतलब परसेंटेज में भी कम होगा, सबसे ज़्यादा मीन्स सबसे ज़्यादा परसेंटेज। तो सांद्रण पूछ रहा है, सांद्रण जो जैसा रहेगा वैसा। सबसे कम पूछता तो 5 हो जाता, सबसे अधिक पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। सांद्रण वाला द्रव का याद रखना है, ठीक है। 13 नंबर का अपने आप क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आयरन युक्त दवा है? आयरन मतलब समझ रहे हैं, जिसमें आयरन हो, आयरन की मात्रा, वो दवा के नाम हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमेट एंड उपरोक्त सभी। तो जहाँ भी फेरस आ जाता है समझ लीजिएगा वह आयरन को ही संबोधित करता है। तो इस तीनों में फेरस लगा हुआ है, इसलिए उपरोक्त सभी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आगे जो है आपका वो कह रहा है डी एंड सी प्रोसीजर आप लोग पढ़े होंगे। डी एंड सी प्रोसीजर कहता है
कि डीएनसी ऑपरेशन के लिए पेशेंट को कौन सा पोजीशन प्रदान की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए महिलाओं के ज़्यादातर जननांगों के परीक्षण ऑपरेशन के लिए कौन सा पोजीशन होता है, रोज पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, लैटरल पोजीशन। तो राइट आंसर अपने क्या होगा, राइट आंसर जो होने वाला है अपना वह लिथोटोमी। डीएनसी महिलाओं को प्रोसीजर होता है तो लिथोटोमी प्रोसीजर इज द राइट आंसर। ठीक है। एंड यहाँ पे आ गया निम्न में से स्लाइडिंग हर्निया का मुख्य लक्षण है। स्लाइडिंग हर्निया का मुख्य लक्षण इनमें से कौन सा है। ठीक है। चेस्ट पेन है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स है, ब्लडी वोमिटिंग है, एपिस्टैक्सिस है। तो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स कहने का मतलब होता है कि जो हम भोजन पेट में गया है, खाए हैं, निगले हैं, वह वापस से मुंह के तरफ आना, यानी रिफ्लेक्ट करना, मतलब उसे वापस पेट से मुंह के तरफ भेजना। तो यह लक्षण किस में होता है, स्लाइडिंग हर्निया में होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि रीनल ट्रांसप्लांट के बाद ग्रेफ्ट रिजेक्शन की रोकथाम हेतु पेशेंट को कौन सा मेडिसिन दी जाती है। ठीक है ना। कहता है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसको भी किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको हमेशा एक दवाई लेना ही पड़ता है, वो हमेशा दवाई पर ही चलता है और वह एक दवाई हमेशा जो है लेना पड़ता ही पड़ता है। एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो मैं आपको बता दूं कि जिसको भी रीनल किडनी ट्रांसप्लांट अलग से किया जाता है उसको प्रति हमेशा एक दवाई लेना पड़ता है और उस दवाई का नाम है इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन। यह दवा ग्रेफ्ट रिजेक्शन को रोकथाम करता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में से हेपेटोसेलुलर सर्किनोमा का ट्यूमर मार्कर है। यहाँ से कैंसर से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से हेपेटोसेलुलर सर्किनोमा का ट्यूमर चिन्ह यानी मार्क कौन सा है। अल्फा फीटोप्रोटीन, सर्किनो एम्ब्रोयनिक एंटीजन, CA125 एंड CA5153। तो राइट आंसर जो होने वाला है वह होने वाला है अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन इज द राइट आंसर। अल्फा फीटोप्रोटीन इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, पूछ रहा है माय डियर कि मेटाप्लेसिया के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है। ये भी आपका कैंसर से ही रिलेटेड है। मेटाप्लेसिया के बारे में सत्य ट्रू सेंटेंस क्या है। यह एक नॉर्मल सेल की साइज, शेप तथा ऑर्गेनाइजेशन में अल्टरेशन आना। ठीक है, मतलब एक समान कोशिका के साइज में, आकार में और उसके बनावट में अल्टरेशन आना, मतलब बदलाव आना। ठीक है, दिन प्रतिदिन। या फिर सेल की साइज में वृद्धि होना, नॉर्मल सेल की संख्या में वृद्धि होना, एक प्रकार की मेसेनकाइमल सेल का एक प्रकार के मीजनकाइमल सेल का दूसरे प्रकार की मीजेलकाइमल सेल में चेंज होना। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा कि एक मीजलकाइमल सेल का दूसरे मीजलकाइमल के रूप में चेंज होना। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न कैंसर की रोकथाम हेतु प्राइमरी लेवल प्रिवेंटिव मेजर में शामिल है। मतलब जो नीचे कैंसर का दिया गया है उनमें से प्राइमरी लेवल पर रोकथाम कौन सा होता है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर मतलब प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर रोकथाम का क्या पैमाना है कैंसर का। ठीक है, देख लीजिए। ऑप्शन ए है लीवर कैंसर की रोकथाम हेतु पेशेंट को एल्कोहल का सेवन नहीं करने देना चाहिए। कैंसर पेशेंट का अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एवं सर्जरी द्वारा टाइमली उपचार करना। कैंसर पेशेंट का रिहेबिलिटेशन एंड नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर अपने होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए। हमसे प्राइमरी पूछ रहा है। ठीक है, और प्राइमरी में कभी भी दवाई, कभी भी सर्जरी, ये सब जो है उसका पैमाना नहीं है। प्राइमरी में बचाव, रोकथाम करने का प्रयास जो होता है, जिसमें बचाव वगैरह आता है, वो जो है चीज़, जैसे संक्रमण से बचना है तो क्या करेंगे, मास्क पहनेंगे, हाथ धो कर रखेंगे, गंदगी से बचेंगे। तो ये सब प्राइमरी है जिससे हमको होने से बचा जा सकता है। ठीक है, ये सब प्राइमरी मेजर है। लेकिन अगर आपको दवाई ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं संक्रमण से बचने के लिए, ठीक है,
चेक करवा लिए तो आपका फिर प्राइमरी नहीं होता, फिर तो आप ट्रीटमेंट करा लिए। ट्रीटमेंट से पहले बीमारी से बचने के लिए जो प्रयास करते हैं वो आपका प्राइमरी में आ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर कोई लीवर कैंसर से अगर बचना चाहता है कि उसे लीवर कैंसर ना हो, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, मरीज को एल्कोहल का सेवन नहीं करने का सलाह देते हैं। पेशेंट एल्कोहल नहीं करेगा तो उसे लीवर में होने का जो खतरा होता है वो कम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, निम्न में से कॉमन स्किन कैंसर क्या है। यहाँ पे स्किन कैंसर का टाइप्स दिया गया है, इनमें सबसे कॉमन स्किन कैंसर पूछ रहा है। ठीक है, सबसे कॉमन बेसल सेल सर्किनोमा, स्क्वैमस सेल सर्किनोमा, मेलिग्नेंट सेल सर्किनोमा और स्ट्रेटिफाइड सेल सर्किनोमा। बताना है इनमें से सबसे, सब जो है आपके कैंसर स्किन का ही कैंसर है, बट सबसे समान हमसे पूछ रहा है, तो सबसे समान बेसल सेल सर्किनोमा ही इसमें होगा। ठीक है, कॉमन। आखिरी प्रश्न है आज का, आज 21 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। आपको बताना है हेनरी फायल द्वारा दिए गए एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको बताना है कि हेनरी फायल ने जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो प्रिंसिपल दिया उसका संख्या कितना है, और इसको आपको जो है कमेंट करना है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसीलिए मैं 21 क्वेश्चन रखा हूँ ताकि आप लोग इसका आंसर बताएं कि हेनरी फावेल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने प्रिंसिपल दिए गए। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं। जो लोग को इसका अगर आंसर चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और नहीं तो आप खुद से बता दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले